नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मनोहर मालगांवकर की बेहद मशहूर और दिलचस्प लघु कथा अ पिंच ऑफ स्नफ की। यह सिर्फ एक हंसाने वाला किस्सा नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक मास्टर क्लास है कि कैसे कोई इंसान अपने आत्मविश्वास, चालाकी और झूठ के जाल से सरकारी नौकरशाही की कमियों का फायदा उठा सकता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति सत्ता के बड़े बड़े गलियारों में अपनी जगह बना लेता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं और इस शानदार धोखे की परतें खोलते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी को सरकार के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे किसी ताकतवर मंत्री से मिलना हो तो वो क्या करेगा? क्या महीनों तक अपॉइंटमेंट का इंतजार किया जाएगा, या फिर कोई ऐसा असाधारण और दुस्साहसी तरीका अपनाया जाएगा जो हर नियम कानून को ताक पर रख दे? हमारी आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी के मुख्य पात्र ऐसे ऐसे पैंतरे आजमाते हैं जो किसी को भी हैरान कर दे। आइए देखते हैं कि ये असंभव सी लगने वाली मुलाकात आखिर मुमकिन कैसे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां इस बिन बुलाए मेहमान की एंट्री होती है। अब इस दृश्य की कल्पना कीजिए। नानू काका स्टेशन पर उतरते हैं। उनका रुतबा ही अलग है। घुटनों तक लंबा काला कोट, दक्कनी ब्राह्मणों वाली चमकती हुई लाल रेशमी पगड़ी और कंधों पर सफेद अंगोछा। और हाथ में क्या है? एक टोकरी जिसमें से एक बिल्ली का बच्चा लगातार म्याऊं म्याऊं कर रहा है। सोचिए कितना अजीब और मजेदार नजारा होगा। और कमाल की बात तो ये है कि भाई साहब थर्ड क्लास के टिकट पर सेकंड क्लास में सफर करके आए हैं, वो भी टिकट कलेक्टर को अपनी बातों में उलझाकर। मतलब शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि नानू काका को नियम तोड़ना बहुत अच्छे से आता है, बल्कि वो अपने नियम खुद बनाते हैं। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग किरदारों का टकराव देखिए। एक तरफ बेचारा कथावाचक है जो प्रोबेशन पर एक अंडर सेक्रेटरी है, उसके लिए नियम ही सब कुछ है, और मंत्री तो जैसे भगवान से बस 2 कदम नीचे हैं। और दूसरी तरफ है उसके मामा नानू काका। उनके लिए मंत्री वंत्री कुछ नहीं होते। उनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त है कि उन्हें पता है किसी भी हालात को अपने फायदे में कैसे मोड़ना है। ये भारी विरोधाभास ही इस कहानी में असली मजा और टेंशन पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, शुरुआती कोशिशें और निराशा। जाहिर है सीधे रास्ते से तो सरकारी काम होते नहीं। दोनों नॉर्थ ब्लॉक पहुंचते हैं और नानू काका बस एक चपरासी से दूसरे चपरासी के चक्कर काटते रह जाते हैं। 2 घंटे की खुबारी के बाद मिलता क्या है? 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट। इस विफलता पर नानू काका का पारा इतना हाई होता है कि उनके मुंह से रंग बिरंगी ठेठ मराठी गालियां फूट पड़ती हैं। और बस यही वो वक्त है जब वो अपनी खास सूंघनी यानी स्नफ की डिब्बी निकालते हैं। एक चुटकी सूंघनी ली और दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू, एक नई और थोड़ी टेढ़ी रणनीति बनाने के लिए। और यहां से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, लाला सोहनलाल की रणनीति। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के एक बेहद शक्तिशाली पार्टी बॉस को आखिर कोई कैसे प्रभावित कर सकता है। सोहनलाल, रतिराम जैसी बड़ी हस्ती तक पहुंचना आसान तो नहीं है, लेकिन नानू काका के पास एक मास्टर प्लान है। नानू काका क्या करते हैं? वो फेक कनेक्शंस यानी झूठी पहचान का सहारा लेते हैं। सोहनलाल के घर पहुंचकर जब उन्हें कोई घास नहीं डालता तो वो जोर जोर से ऐसी बातें शुरू कर देते हैं जिसमें विदेशी दौरों और राजदूत हजरत बरकत अली का जिक्र हो। वो उन्हें अपना पुराना दोस्त ओल्ड एचबी बताते हैं। जैसे ही सोहनलाल के कानों में हजरत बरकत अली का नाम पड़ता है ना, कमरे का माहौल जैसे जादू से बदल जाता है। बड़ी हस्तियों का नाम उछालने की इस कला में नानू काका का कोई सानी नहीं है। यहाँ हमारे स्रोत के शब्दावली खंड में कमाल का शब्द इस्तेमाल हुआ है, सैकरेन कर्टसी, यानी हद से ज्यादा और बनावटी मीठा शिष्टाचार। जैसे ही सोहनलाल को लगता है कि नानू काका कोई बहुत बड़ी पहुंच वाले इंसान है, उनका रवैया एकदम पलट जाता है। वो अंदर से भागे चले आते हैं और ऐसी मीठी बातें करते हैं जो बिल्कुल नकली लगती हैं। ये चीज साफ दिखाती है कि राजनीति में रिश्ते कितने खोखले और सिर्फ लेन देन वाले होते हैं। यहाँ सिर्फ फायदे के लिए इज्जत दी जाती है। इस मुलाकात में नानू काका सिर्फ अपना जलवा ही नहीं बिखेरते, बल्कि बहुत ही जरूरी अंदर की खबर भी निकलवा लेते हैं। राजनीति के इस व्हील्स विद इन व्हील्स वाले खेल में उन्हें पता चलता है कि कल्याण मंत्री और सोहनलाल के बीच आजकल कांटे की टक्कर चल रही है। क्यों? क्योंकि मंत्री ने अपनी बेटी की शादी सोहनलाल के बेटे से करने से मना कर दिया था, और इसके बजाय मंत्री जी को अपनी बेटी के लिए किसी रियासत का राजकुमार चाहिए। खैर, ये छोटी सी जानकारी नानू काका के लिए किसी खजाने से कम साबित नहीं होती।
तो आइए चलते हैं चौथे हिस्से पर, जहां शुरू होता है नकली राजकुमार का दांव। अब मंत्री जी को इम्प्रेस करना है तो एक शानदार गाड़ी तो चाहिए ही, और इस गाड़ी को हासिल करने का तरीका सच में किसी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी जैसा है। ध्यान से सुनिए। नानू काका 1000 रुपए का एक चेक काटते हैं और उसे जानबूझकर एक पुराने कोट की जेब में रखकर धोबी को दे देते हैं। फिर वो शान से सिक्का ऑटो डीलरशिप पहुंचते हैं। प्लान के मुताबिक धोबी भागता हुआ आता है और वो भूला हुआ चेक उन्हें वापस करता है। नानू काका धोबी की इस ईमानदारी पर उसे इनाम भी देते हैं। यह पूरा नाटक इतना जबरदस्त होता है कि शोरूम का मैनेजर उनकी इस अमीरी से चकाचौंध हो जाता है और उन्हें बिना किसी सवाल जवाब के वो शाही कार दे देता है। शानदार कार मिल गई। अब बारी थी अपना रूप बदलने की। बेचारे कथावाचक को सफेद जोधपुरी कोट पहनाकर ड्राइवर बना दिया जाता है, और नानू काका वो एक विशाल नारंगी पगड़ी पहनकर बिल्कुल किसी रियासत के शाही इंसान लगने लगते हैं। मंत्री के घर पहुंचकर वो मिलने की भीख नहीं मांगते, बल्कि बहुत टशन में विजिटर्स बुक मांगते हैं। और उसमें क्या लिखते हैं? महाराजा निन्नौर के वंशानुगत ज्योतिषी, और साथ में दे देते हैं कथावाचक के घर का पता। ये उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, मिशन सफल। और दोस्तों, ये ट्रिक 100% काम कर जाती है। सोचिए, जो मंत्री पहले मिलने के लिए 3 दिन बाद का वक्त दे रहा था, वो महाराजा निन्नौर के ज्योतिषी का नाम पढ़ते ही इतना बौखला जाता है कि अपना सारा काम छोड़कर खुद भागा चला आता है। मंत्री खुद चलकर उस पते पर पहुंचता है जो नानू काका ने बुक में लिखा था। उनका मिशन पूरा हो जाता है। बिना कोई अपॉइंटमेंट के देश का एक बड़ा मंत्री खुद उनके दरवाजे पर खड़ा था। ये पूरी घटना सत्ता और नौकरशाही के खोखलेपन पर एक बहुत ही करारा व्यंग्य है। आखिर में चलते हैं छठे हिस्से पर, भाषा, झूठ और विषय वस्तु का विश्लेषण। अगर हम स्रोत में दिए गए सही या गलत वाले अभ्यास पर गौर करें तो नानू काका द्वारा रचे गए झूठ का पहाड़ साफ दिखता है। क्या कथावाचक सच में विदेश जा रहा था? बिल्कुल गलत। क्या नानू काका सच में कोई ज्योतिषी थे? जी नहीं, बिल्कुल गलत। पर क्या उन्होंने सोहनलाल को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लिया? एकदम सही। यह बताता है कि कैसे एक के बाद एक सफेद झूठ बोलकर उन्होंने सच्चाई पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया था। इस कहानी में भाषा का उपयोग एक हथियार की तरह किया गया है। स्रोत के व्याकरण हिस्से में टैग क्वेश्चंस का जिक्र है। जैसे जब वो सोहनलाल को इम्प्रेस कर रहे थे तो वो ऐसे सवाल पूछते हैं, अमेजिंग इजंट इट, यानी कमाल है ना। ये छोटे छोटे सवाल सामने वाले के दिमाग को बांध लेते हैं और उन्हें हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर कर देते हैं। नानू काका इस छल कपट वाली भाषा के असली उस्ताद हैं और इसी से वे अपनी बातचीत को कंट्रोल करते हैं। इस चर्चा को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। नानू काका तो अपना काम निकालकर चलते बने, पर जरा सोचिए क्या होगा जब उस ताकतवर मंत्री को ये सच्चाई पता चलेगी, जब उसे मालूम होगा कि निन्नौर नाम की ना तो कोई रियासत है और ना ही कोई महाराजा, और वो बड़ा ज्योतिषी सिर्फ एक बहरूपिया था। इस सोच में डाल देने वाले सवाल के साथ ही हम आज की इस मजेदार चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।